नमस्कार। आज हम भारतीय संदर्भ में परिवार और समुदाय पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो इनकी संरचना और समाज में इनकी क्या भूमिका है, इस पर बात करते हैं। हाँ, तो हमारा मकसद है इन स्रोतों से ये समझना कि भारत में कितने तरह के परिवार हैं, जैसे संयुक्त और एकल, उनका क्या महत्व है और समुदाय वो कैसे काम करते हैं। बिल्कुल। और जैसे तिरुवल्लुवर की एक बात है ना कि प्रेम और धर्म ही पारिवारिक जीवन के फूल और फल हैं। तो चलिए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। तो स्रोत ये कहते हैं कि परिवार जो है वो समाज की सबसे बुनियादी, सबसे पुरानी इकाई है। भारत में देखें तो दो तरह के परिवार ज्यादा दिखते हैं। एक तो संयुक्त परिवार, जहां कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, दादा दादी, माता पिता, चाचा ताऊ, बच्चे, कजिन्स सब। और दूसरा एकल परिवार, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं, या कभी कभी सिर्फ एक पेरेंट और बच्चे। हाँ, और ये बड़ा दिलचस्प है। जैसा स्रोत भी बताते हैं कि भारतीय भाषाओं में रिश्तों के लिए कितने सारे शब्द हैं। हिंदी में ही देखिए, बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, फिर नाना नानी। अंग्रेजी में अंकल आंट से काम चल जाता है। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि कई भाषाओं में तो कजिन के लिए सीधा शब्द ही नहीं है, क्योंकि चचेरे भाई बहनों को भी अपना सगा भाई या बहन ही माना जाता है। ये दिखाता है कि परिवार में जुड़ाव कितना गहरा है। सही बात है। और स्रोत कहते हैं कि यही जुड़ाव फिर प्यार, देखभाल, सहयोग, एक दूसरे पर निर्भरता का आधार बनता है। परिवार में हर सदस्य की एक भूमिका होती है, जिम्मेदारी होती है दूसरों के प्रति। पेरेंट्स बच्चों को पालते हैं, फिर बच्चे बड़े होकर घर के कामों में हाथ बटाते हैं, बड़ों का ध्यान रखते हैं। और परिवार ही वो पहली जगह है जहां बच्चे अपनी परंपराएं सीखते हैं, मूल्य सीखते हैं, जैसे अहिंसा, दान देना, सेवा करना, त्याग। हाँ, जैसे केरल की शालिनी की कहानी है इसमें। उसके संयुक्त परिवार की बात है। जब उसके चाचा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो शालिनी के माता पिता ने ओणम पर सिर्फ अपने लिए नहीं, चाचा के पूरे परिवार के लिए नए कपड़े खरीदे। शालिनी को शायद अपनी पसंद की सिल्क ड्रेस नहीं मिली, लेकिन वो खुश थी कि घर में सबको नए कपड़े मिले। उसकी दादी ने, अच्चम्मा ने, उसे समझाया भी कि देखो, परिवार ऐसे ही एक दूसरे का सहारा बनता है। बिल्कुल। और ये शालिनी की कहानी ना, ये सिर्फ त्याग नहीं दिखाती, ये संयुक्त परिवारों में वो जो सहयोग की भावना है उसको उजागर करती है कि कैसे लोग अपनी इच्छाओं को थोड़ा पीछे रख के परिवार की भलाई को, एकता को ज्यादा महत्व देते हैं। स्रोत इसे भारतीय परिवार की एक बड़ी ताकत बताते हैं, हालांकि कभी-कभी यह एक चुनौती भी बन सकता है। और परिवार की ये जो बंधन है, ये मूल्य हैं, ये अक्सर हमें बड़े सामाजिक समूहों में भी दिखते हैं, जिन्हें हम समुदाय कहते हैं। स्रोत समुदाय को कैसे देखते हैं कि ये जुड़े हुए परिवारों का या लोगों का एक समूह है जो त्योहारों पर, दावतों में, शादियों में या रोजमर्रा के कामों में भी, जैसे गांव में खेती वगैरह में, एक दूसरे का साथ देते हैं। पर निर्भरता का जो आइडिया है वो बहुत अहम है। स्रोत ये बताते हैं कि कई समुदायों में, खासकर आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में, साझा संसाधन होते हैं ना, जैसे पानी, चारागाह, जंगल की उपज। तो इनके इस्तेमाल के लिए अलिखित नियम होते हैं, कुछ प्रथाएं होती हैं, और समुदाय ठीक से चले इसके लिए जरूरी है कि लोग, परिवार अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं। एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसा। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण स्रोत देते हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ इलाके का। वहां भील समुदाय है। पानी की बहुत किल्लत थी, तो उन्होंने अपनी पुरानी हलमा परंपरा को फिर से जीवित किया। हलमा संकट के समय पूरा समुदाय मिलकर मदद करता है। तो उन्होंने हजारों पेड़ लगाए, बारिश का पानी बचाने के लिए खाइयां खोदी, छोटे छोटे डैम जैसे स्ट्रक्चर बनाए, और ये सब बिना किसी पैसे के लेन देन के, धरती माँ की सेवा समझकर। बिल्कुल। और ये शिवगंगा आंदोलन और महेश शर्मा जी के काम को फिर पद्मश्री भी मिला। हाँ, मिला। यह हलमा परंपरा सिर्फ कोई भावनात्मक बात नहीं है। स्रोत इसे दिखाते हैं कि कैसे पारंपरिक ज्ञान आज की चुनौतियों का भी हल दे सकता है। ये सामुदायिक आत्मनिर्भरता का एक सफल मॉडल है। और शहरों में समुदाय थोड़ा अलग दिखता है, लेकिन वो जो मूल भावना है सहयोग की, वो वहां भी मिल सकती है। हाँ, जैसे अहमदाबाद में कमल परमार की कहानी बताई है स्रोत ने। उनकी ऑटो फैब्रिकेशन की वर्कशॉप थी। उसके बाद वो वंचित बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाने लगे, रात का खाना भी देने लगे। देखते देखते करीब 150 बच्चे रोज आने लगे। फिर तो आसपास के स्कूल टीचर, बड़े छात्र, वो सब भी मदद के लिए आ गए, वॉलंटियर करने लगे।
ये शहर में सामुदायिक भावना का उदाहरण है। एकदम। और आजकल हम देखते हैं रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, मतलब RWA वगैरह, ये भी तो एक तरह के शहरी समुदाय हैं। अपनी कॉलोनी की साफ सफाई, कूड़ा मैनेजमेंट, इसके लिए नियम बनाते हैं। लेकिन स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि ये RWA भी अकेले काम नहीं करते। उन्हें भी दुकानदारों पर, म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों पर, मतलब दूसरे समुदायों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो असल में समुदाय की जो ये अवधारणा है ना, ये काफी लचीली है। ये किसी जाति या धार्मिक समूह पर आधारित हो सकता है, जैसे मुंबई का पारसी समुदाय, या फिर पेशेवर समूह जैसे वैज्ञानिकों का समुदाय, या स्कूल कॉलेज के क्लब जैसे NSS है, NCC है। ये सब समुदाय के अलग अलग रूप हैं। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से हमने ये समझा कि परिवार, चाहे वो संयुक्त हो या एकल, वो भारतीय समाज की नींव है। प्यार, सहयोग, साझा मूल्य, ये सब इसे मजबूत बनाते हैं। और समुदाय, चाहे वो गांव की हलमा परंपरा हो या शहर में कमल परमा जैसी कोई पहल, वो आपसी सहारे और एक दूसरे पर निर्भरता से ही पनपता है और आगे बढ़ता है। हाँ बिल्कुल, ये स्रोत यही दिखाते हैं कि परिवार और समुदाय दोनों का आधार सहयोग और साझा जिम्मेदारियां हैं। ये हमें एक सुरक्षा का, अपनेपन का एहसास देते हैं। लेकिन आज का समय बदल रहा है। तो एक सवाल जो ये स्रोत हमारे सामने छोड़ते हैं वो ये है कि आज के दौर में एक व्यक्ति की अपनी ज़रूरतें, अपनी महत्वाकांक्षाएं और दूसरी तरफ समुदाय की जो अपेक्षाएं हैं, उनके बीच एक सही संतुलन कैसे बनाया जाए, ये सोचने वाली बात है।